आप सभी का नमस्कार। आज हम जिस टीचिंग मेथड को पढ़ेंगे उसका नाम है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड या मस्तिष्क उत्प्लावन विधि। कभी कभी हम लोगों को किसी एक समस्या पर विचार करते समय बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी पड़ती हैं कि हमें ये वाला विचार प्रस्तुत नहीं करना है जो पहले किसी ने दे दिया है, और हमें कोई नया विचार उसके लिए ढूंढना होता है जो अब तक बिल्कुल फ्रेश हो। और जब हम इस प्रक्रिया में चल रहे होते हैं तो वो जो प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क में चल रही होती है वो विचार का तूफान लेकर आके आ जाती है। मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे हों, रोल नंबर 1 से लेकर 100 तक, और कोई समस्या दे दी जाए और उस पर कहा जाए कि अपने विचार क्रम से प्रस्तुत करें। पहला बच्चा जो विचार करेगा उस विचार को दूसरा बच्चा प्रस्तुत नहीं करेगा, यूज नहीं करेगा, तो 100वें बच्चे को आप ये सोचिए कि कितने ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर कर देना पड़ेगा एक अच्छा सा विचार प्रस्तुत करने के लिए। यहाँ पर हम इसी विधि को के बारे में अध्ययन करेंगे जिसको मस्तिष्क उत्प्लावन या मस्तिष्क विप्लव विधि भी कहते हैं, जो विद्यार्थियों के चिंतन स्तर को बहुत अधिक बढ़ाने में सक्षम होती, सहायक होती है। यह विधि एक प्रजातांत्रिक विधि के रूप में जानी जाती है। इस विधि को प्रतिपादित करने का श्रेय एलेक्स एफ ऑसबर्न को जाता है। एलेक्स एफ ऑसबर्न महोदय के अनुसार इस विधि का उपयोग किसी परिस्थिति विशेष या समस्या समाधान के संदर्भ में समूह के सदस्यों को के विचार जानने के लिए किया जाता है, जिससे उन्हें बिना रोक टोक के अपने विचार व्यक्त करने एवं समाधान प्रस्तुत करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। कि एक समस्या दे दी गई है और उनसे कहा जा रहा है कि विचार प्रस्तुत करें, जैसा भी विचार आपके मस्तिष्क में आ रहा है उसको आप प्रस्तुत कर दें। तो जो भी विचार बच्चों के मस्तिष्क में आते हैं, छोटा बड़ा, नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा खराब, जैसा भी है, वो विचार वहाँ पर प्रस्तुत करने की उनको स्वतंत्रता रहती है। इस प्रकार यह विधि उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करती है, चिंतन स्तर के अधिगम को अधिक सृजनशील बनाती है, सृजनशील कार्यों में बच्चों को निपुण करती है, समस्या समाधान अधिगम की प्राप्ति में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। भावात्मक क्षेत्र के विकास में भी यह विधि बहुत ज़्यादा उपयोगी है, प्रभावी है। मस्तिष्क में विप्लव का तात्पर्य मस्तिष्क की उस उथल पुथल से है, अर्थात मस्तिष्क में विचारों का एक तूफान आ जाना चाहिए जिससे किसी भी विषय में ढेरों विचार एक साथ अचानक बिना किसी तथ्य की परवाह किए विद्यार्थी के मस्तिष्क में आ जाएं। इसको मस्तिष्क विप्लव कहते हैं। इस शिक्षण व्यूहरचना में छात्रों के एक समूह को एक समस्या दे दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि वे सभी उस विषय पर वाद विवाद करें और अपने अपने विचार प्रस्तुत करें। साथ ही यह आवश्यक नहीं है कि जो विचार यहाँ प्रस्तुत किए जाएं वो सभी सार्थक सिद्ध हों। वहाँ समूह को प्रोत्साहित किया जाता है कि जैसे भी विचार हों वो प्रस्तुत करें ताकि समस्या का विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन किया जा सके। ऑसबॉर्न की जो विधि है उसमें ऑसबॉर्न ने कक्षा में बच्चों को निष्क्रिय देखा तो उसमें दो सिद्धांतों का योगदान बताया कि बच्चे अगर कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं तो दो विचार बहुत ज़्यादा उसमें कारक होते हैं। पहला कि विचाराधीन या लंबित निर्णय, अगर निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं तो बच्चे विचार करना बंद कर देते हैं। दूसरा किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, अगर निष्कर्ष पर जल्दी पहुंचते हैं तो बच्चे विचार जल्दी करते हैं और निष्कर्ष पर देर से पहुंचते हैं तो बच्चे फिर उस चीज़ से बोरियत होने लगती है और उस समस्या पर चिंतन करना छोड़ देते हैं। जब इन दो सिद्धांतों पर मंथन किया गया तो बच्चों की क्रियाशीलता को प्रोत्साहन करने उन्होंने 4 नियम बनाए। वो चारों नियम 3 बातों पर आधारित थे। पहला तो कि समूह के जो सदस्य हैं उनके मध्य कोई सामाजिक अवरोध हो, किसी भी तरह का भेदभाव वो एक दूसरे से करते हैं तो उसको दूर कर देना। दूसरा, विचार निर्माण को प्रोत्साहित करना कि ज़्यादा से ज़्यादा विचार प्रस्तुत कर सकें। और तीसरा, समूह की समग्र रचनात्मकता में वृद्धि करना। अब जो 4 नियम बनाए वो था, पहला था बच्चों के दिमाग में अधिक से अधिक विचार आने चाहिए। इस नियम के अनुसार कक्षा में विभिन्न मतों एवं विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कोई भी विचार दोहराया ना जाए। विचारों को अधिक संख्या अगर होगी तो विद्यार्थी अधिक चिंतन करने हेतु प्रेरित होंगे। तो सबसे पहला जो चीज बताई है ऑसबॉर्न महोदय ने कि अधिक से अधिक विचार बच्चों के मस्तिष्क में तभी आ सकते हैं जब उनको ये कहा जाए कि जो विचार अब तक दूसरे विद्यार्थी प्रस्तुत किए गए हैं उनके अलावा आप कोई नया विचार इस समस्या पर या इस विषय पर प्रस्तुत करें, तो बच्चों के मस्तिष्क में अधिक विचार आएंगे। दूसरा, एक दूसरे की आलोचना को रोकना चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति विचार दे चुका है तो दूसरा जो बच्चा विचार देगा वो पहले वाले बच्चों की आलोचना ना करे बल्कि अपने खुद के विचार प्रस्तुत करे। तो विचार मंथन में उत्पन्न विचारों की आलोचना पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए।
इसके बजाय प्रतिभागियों को प्रक्रिया के बाद महत्वपूर्ण चरण के लिए आलोचना का विस्तार करने, विस्तारों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि जब सारे विचार आ जाएं, उसके बाद वापस उन विचारों को जो अब तक आ चुके हैं उन पर वो मंथन करें, आलोचना भी ना करें, बल्कि तर्क से बताएं कि कौन सा विचार प्रासंगिक था और कौन सा विचार प्रासंगिक नहीं था। निर्णय को बीच बीच में निलंबित कर देना चाहिए ताकि इसी बीच बच्चे और भी सोचना चाहें तो सोच लें और नए विचार आ सकें। और प्रतिभागी जितने भी हैं उनको असामान्य विचारों को उत्पन्न करने के लिए भी स्वतंत्र कर देना चाहिए, जो नॉर्मल आइडियाज ना हो, सामान्य विचार ना हो, वो भी वो प्रस्तुत कर सकें, ऐसी सुविधा उनको दी जानी चाहिए। तीसरा है साहसिक विचारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सुझावों की एक लंबी अच्छी सूची अगर आपको प्राप्त करनी है तो बच्चों के मन में अगर कोई साहसिक विचार आ रहा है जिसको वो कहने से डर सकता है तो उसके मन से वो डर निकाल दिया जाना चाहिए और कहना चाहिए कि आपके मन में जैसा भी विचार है वो प्रस्तुत करें, क्योंकि कई बार साहसिक विचार समस्या के समाधान में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। वे नए दृष्टिकोण और निलंबित धारणाओं को देखकर उत्पन्न हो सकते हैं और सोच के तरीके आपको अच्छा समाधान भी दे सकते हैं। चौथा नियम है सभी विचारों को मिलाएं और उनमें सुधार करें। जितने भी विचार आए उनको एक दूसरे से मर्ज करते जाएं और उसमें सुधार करते जाएं। नियम ये है कि एक विचार आता है उसमें दूसरा विचार जुड़ता है तो दोनों विचार मिलकर के तीसरा विचार उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसको 1+1=3 कहा जाता है। ये संगठन को भी मजबूत करता है और परस्पर विचारों के आदान प्रदान हेतु उन लोगों को प्रोत्साहित भी करता है। विचार मस्तिष्क उत्प्लावन विधि अगर आपको उपयोग करनी है तो उसके कुछ साधन होते हैं, जिसमें पहला है प्रतिभागियों को अपने विचारों को गुमनाम रूप से लिखने के लिए किया जाना चाहिए। एक सामान्य ग्रुप तकनीक होती है, बिल्कुल नॉर्मल ग्रुप टेक्निक, जिसमें एक कागज दिया लेने को कहा जाता है, बच्चों से एक समस्या रखी जाती है और कहा जाता है बिना नाम लिखे इस समस्या पर अपने विचार दें। फिर वो कोई व्यक्ति सभी पर्चियों को एकत्रित कर लेता है, फिर उन सभी विचारों पर एक एक करके वोटिंग होती है। जिस विचार पर सर्वाधिक वोटिंग होती है उस विचार को लिस्ट में लिख लिया जाता है। फिर दूसरा है, ये प्रक्रिया आसवन या छन्नीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। दूसरा है आसवन के बाद शीर्षक्रम, जो बच गए विचार जिन पर सबसे अच्छी वोटिंग हुई है उस पर दोबारा विचार किया जाता है। या तो पूरा ग्रुप एक साथ करता है या फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में उसको विभाजित करके उन पर विचार करने को कहा जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि इस तकनीक को सुविधाजनक बनाना अगर है तो जो भी शिक्षक है या सुविधा करता है वो इस प्रक्रिया में प्रशिक्षित हो और बच्चों को प्रोत्साहित कर सके, उनको काम दे सके कि आपको अब ये काम करना है। दूसरा नियम जो साधन है वो है समूह पासिंग टेक्निक के, एक विचारों को समूह में एक दूसरे के साथ पास कर दिया जाए। तो एक परिपत्र में प्रत्येक व्यक्ति एक विचार लिखता है, फिर उस परिपत्र को आगे बढ़ा दिया जाता है, वो उस विचार को पढ़ता है, कुछ अपने विचार जोड़ता है। ये ऐसे करके एक के बाद एक के बाद एक चलती जाती है जब तक वापस लौट के नहीं आ जाती जिसने शुरू करी थी उसके पास। और ये काम 3 से 4 बार किया जाता है तो व्यक्ति अपने सारे विचारों को पढ़ के अपने विचार में सुधार भी कर सकता है। दूसरा, समूह एक विचार पुस्तक भी बना सकता है। पुस्तक के सामने एक पेज पर, सबसे मेन जो पेज है उस पर उसका समस्या का वर्णन कर दिया जाता है। फिर वो पुस्तक आगे आगे जाती जाती है, बच्चे विचारों को सूचीबद्ध करते जाते हैं और सब उससे पहले वाले विचारों को पढ़ते जाते हैं। फिर ऐसे 3-4 बार जब ये पुस्तक घूमती तो अपने विचारों को वो सुधार कर लेते हैं। फाइनली जो विचार बच जाते हैं मेजर, उन पर चर्चा कर ली जाती है। तीसरा, टीम विचार मानचित्रण विधि। टीम के जो आइडियाज होते हैं उनकी मैपिंग कर ली जाती है। ये एक ग्रुप या संघ की विधि द्वारा काम करती है। यह सहयोग में सुधार कर सकता है और विचारों की मात्रा इसमें बढ़ भी सकती है क्योंकि सभी पूरी टीम एक साथ विचार करती है। इसलिए इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि सभी जो सदस्य हैं वो इस पर चर्चा कर सकें और कोई भी विचार अस्वीकार ना किया जाए। एक प्रक्रिया अच्छी तरह से परिभाषित जब हो जाती है, विषय के साथ शुरू होती है, अच्छी तरह से परिभाषित विषय के साथ इसको शुरू करते हैं। हर भागीदार व्यक्तिगत रूप से विचार मंथन करता है, अपने विचार प्रस्तुत करता है। सभी विचारों को एक बड़े विचार मानचित्र पर मिला दिया जाता है कि इतने लोगों ने ये विचार दिया, इतने लोगों ने विचार दिया, ये विचार सर्वाधिक बार दोहराया गया है। इस समेकन के चरण के दौरान प्रतिभागियों को मुद्दों की एक सामान्य समझ मिल जाती है। जब एक दूसरे से चर्चा करते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है समस्या के लिए और फिर वो अपने विचारों को रिफाइन कर करके प्रस्तुत करते हैं। तो विचार साझाकरण की प्रक्रिया एसोसिएशन का उनमें गुण विकसित करती है और जब सभी विचार सामने आ जाते हैं तो समूह प्राथमिकता के आधार पर उन विचारों पर मंथन करता है।
ठीक है। निर्देशित मंथन, निर्देशित मंथन इलेक्ट्रॉनिक मंथन है, इसे मैनुअल भी किया जा सकता है, कंप्यूटर पर भी किया जा सकता है। एक पत्र, चाहे वो कागज़ हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप हो, उसको दे दिया जाता है, प्रश्न बता दिया जाता है, फिर प्रतिक्रिया करने के लिए कहा जाता है। फिर सभी जो विचार आते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वे में आए हैं चाहे पेपर पेंसिल से आए, उनको एक दूसरे को बांट दिया जाता है। ए का विचार बी को, बी का विचार सी को दे दिया जाता है। फिर वो उन विचारों को पढ़ता है और अपने विचार से उसकी तुलना करता है। अगर उसको नया विचार सार्थक लगता है तो उसको अपनाता है, अन्यथा नए विचार में संशोधन करता है। और ये फॉर्म 3-4 बार स्वैपिंग की जाती है और फाइनल राउंड में जो विचार बच जाते हैं उन पर चर्चा कर ली जाती है। देखिए पर्यवेक्षित मंथन, पर्यवेक्षित मंथन में समय समय पर व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से विषय विशेष हेतु निर्धारित एक समय कर लिया जाता है कि इस पर हम चर्चा करेंगे, और फिर संघर्षपूर्ण और संतुलित माहौल एक रखा जाता है जिसमें आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच प्रोत्साहित की जाती है। इसका तरीका ये है कि पहले से भूमिकाएं निर्धारित कर ली जाती हैं कि तुम नेगेटिव बोलोगे, तुम पॉजिटिव बोलोगे, तुम विचार के इस पक्ष पर बोलोगे, तुम उस पक्ष पर बोलोगे। हर बच्चा अपनी अपनी भूमिका निभाता है और बाद में ये तय किया जाता है कि कौन सी भूमिका या कौन से विचार अधिक सार्थक रहे। एक प्रश्न मंथन तरीका है जिसमें तत्काल उत्तर प्राप्त किया जाता है। एक प्रश्न छोड़ा जाता है और बच्चों से क्रम से उसके उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। साथ में कह दिया जाता है कि जो उत्तर पहले एक बच्चा दे चुका है, दूसरा बच्चा उस उत्तर को दोहराएगा नहीं, अपना नया उत्तर देगा। और ये प्रक्रिया 3-4 बार होती है, बीच बीच में रिफाइन होते जाते हैं, कुछ विचार हटते जाते हैं, कुछ नए जुड़ते जाते हैं। और 3-4 बार, जब एक बार सभी बच्चे विचार दे देते हैं तो उन विचारों पर दोबारा विचार किया जाता है। फिर कुछ विचार और कम हो जाते हैं, फिर जो फाइनल विचार बच जाते हैं समस्या पर, उनको अपना लिया जाता है। अगर आप मस्तिष्क उत्प्लावन सेशन को चला रहे हैं क्लास में तो उसके कुछ तरीके हैं। इसमें पहला तरीका है कि आमने सामने के समूह से बच जाना चाहिए, कि बच्चे जो है एक दूसरे को अपोज ना करें, झगड़े नहीं, और जो अपोजिट जो होते हैं, फेस टू फेस जो ग्रुप्स होते हैं, उनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा, नियम पहले निर्धारित कर लेने चाहिए, उन पर उनकी पालना होनी चाहिए। तीसरा, प्रत्येक प्रतिभागी चाहे वो किसी भी तरह का विचार दे रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। चौथा, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरीकों के विचारों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। पांचवा, बीच बीच में विचार विराम ले लेना चाहिए ताकि बच्चे अपने विचारों पर दोबारा चिंतन कर सकें। छठा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इस सेशन में आराम से विचार आने चाहिए। वार्ता और विचारों में लगातार शिक्षक को बने रहना चाहिए, बीच में बोरियत ना आए, और सत्र में जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो सब विद्यार्थियों को प्रदान की जानी चाहिए। कुछ चुनौतियां मस्तिष्क उत्प्लावन विधि में आती हैं, वो हैं जो विचार प्रस्तुत करने वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। इस ब्लॉकिंग में होता यह है कि कुछ बच्चे बोल ही नहीं पाते। दूसरा, सहयोगात्मक निर्धारण नहीं होता कि कौन कितना सहयोग करेगा। जो लीडर है वो भी कई बार अपने आप को सिद्ध करने के लिए सहयोग करना बंद कर देता है। तीसरा, बच्चों को मूल्यांकन की आवश्यक आशंका होती है, इसलिए वो विचार प्रस्तुत या तो करते नहीं है, करते हैं तो बहुत डरते डरते करते हैं, या ऐसे विचार प्रस्तुत करते हैं जो मूल्यांकनकर्ता को पसंद आए। चौथा, स्वतंत्र लेखन बच्चे नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि मेरी हैंड राइटिंग से पहचाना जाऊंगा या वो व्यक्ति बता देगा, तो इसलिए वो अच्छे से लिख नहीं पाते। हर बच्चे की व्यक्तिगत विशेषता अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग वो जल्दी या धीरे विचार प्रस्तुत करता है। कई लोग विचार मस्तिष्क में ला ही नहीं पाते हैं। और एक होता है सामाजिक मिलान। बच्चों को सामाजिक मिलान जो होता है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो प्रस्तुत करना होता है वो नहीं कर पाते। अब जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, इसके कुछ गुण होते हैं। सबसे पहला गुण तो है कि सभी विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं, निरंतर चिंतनशील रहते हैं। दूसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेकर अपने प्रयासों से ही समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं। तीसरा, चिंतन करने और निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता को विकसित करने का बच्चों को ज़्यादा अवसर मिलता है। सृजनात्मक और रचनात्मक क्षमताओं के विकास उचित दिशा में होता है। बच्चों में सहिष्णुता का विकास होता है, एक दूसरे के विचारों का आदर करना वो सीख जाते हैं। इसमें कुछ दोष भी हैं या कुछ सीमाएं भी हैं। पहली है, अधिक समय और श्रम की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी, समस्या समाधान करने में समूह के सभी सदस्य एक जैसी रुचि नहीं लेते हैं। तीसरा, तत्परता नहीं रखते हैं, जिससे कि जो उनको प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है।
और कई बार बच्चे हिचकिचाते हैं, जिससे कि समूह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी विचार विप्लव विधि, मस्तिष्क विप्लव विधि। इस संदर्भ में अगर आपको और कुछ जिज्ञासा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।